नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। बीजेपी महानगर पालिका मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में सब जगह जीत गई, ऐसा खूब ऐलान किया गया, खूब ढोल बजाया गया। लेकिन हकीकत क्या है वो अब सब खुल करके सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कह दिया असम जा करके, बंगाल जा करके, कि ठाकरे का किला ढहा दिया। लेकिन सच ये है कि ठाकरे मजबूत हुए हैं, और जो एक भ्रम था कि उद्धव नहीं संभाल रहे हैं पार्टी को, पार्टी निबट गई, बीजेपी ने निपटा दिया, तो सारा एक साथ टूट गया। और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को अपनी औकात पता चल गई। और केवल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के जो 29 महानगर पालिका के चुनाव है उसमें बीजेपी को उसकी औकात पता चल गई। छुपा रहे हैं, सच छुपा रहे हैं। सच ये है कि उनको पता चल गया है कि इनका जो आगे बढ़ने का क्रम था वो पीछे लौट रहा है। अब यू टर्न ले लिया है, या कहिए कि वो धकेले जा रहे हैं पीछे, चल पीछे, चल पीछे। ये स्थिति होती जा रही है उनकी। और जो उनका सपना था कि महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेंगे, भगवा लहराएंगे, कब्जा जो है कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र में जो सपना था बीजेपी का, वो अकेला सपना नहीं था जो शुरुआत के उसके नेताओं ने देखा था। उसमें बाला साहब ठाकरे उनके साथ थे। और बाला साहब ठाकरे जो है, जो मराठीवाद से उभर के आए थे, प्रांतवाद से उभर के आए थे, या मराठी मानुष के लिए जो उभरे थे, उसको उन्होंने विलीन किया 90 के दशक में बीजेपी के साथ मिलकर के, हिंदुत्व के एजेंडे पे ले गए। और ये खतरा था कि हिंदुत्व के एजेंडे पे जब जाएंगे तो मराठीवाद छूटेगा और बीजेपी मजबूत होगी। लेकिन बाला साहब में एक बड़ी खासियत थी, उस समय को पहचानते थे। उन्होंने समय को पहचाना था, क्योंकि 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया देश में, दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन आया। जब अमेरिका का सामान, अमेरिका की गाड़ी यहाँ बिक सकती है, यहाँ का चावल अमेरिका बिक सकता है, चीन का सामान यहाँ बिक सकता है, यहाँ का सामान चीन में बिक सकता है, ऑस्ट्रेलिया में बिक सकता है, तो जाहिर है कि केवल सामान का आना जाना नहीं होगा, लोगों का भी आना जाना होगा, व्यापार फैलेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो बाला साहब इस बात को समझ रहे थे कि केवल ओनली मराठी करने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए वो एजेंडा उन्होंने चेंज किया था, और उनका विचार था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार किया जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि उद्धव और राज में से कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, इसको लेकर के आमतौर पर लोग कहते रहे कि राज ही सही उत्तराधिकारी है। राज को बहुत मानते भी रहे बाला साहब, और बाला साहब राज को कहते हैं कि जब छोटे थे तो भी अपने साथ लेकर के जाते थे, और सबको नजर आता था, उसी तरह के भाषण करते थे। भाषणबाजी में आज भी राज जो है बहुत मजबूत है, और लगभग तेवर वही लिया हुआ है। लेकिन बाला साहब की दृष्टि एकदम अलहदा थी। वो भाषणों में विरोध तो करते थे कई चीजों का, लेकिन ईमानदारी बरतते थे, दूसरों का सम्मान करते थे, अपमानित करने का काम वो नहीं करते थे। और जो उनको सम्मान देता था उसको भी भरपूर सम्मान, उससे ज्यादा सम्मान देते थे, और समय को पहचानते थे। ये बाला साहब की खासियत थी। और इसलिए उन्होंने उद्धव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। राज अलग हो गया, उनको पता था कि मराठीवाद अब नहीं चलेगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर तरफ के लोग इधर से उधर जाएंगे, तो व्यापारी जो है अगर घेरे में बंध जाएगा तो उसका व्यापार सिमट जाएगा। व्यापारी तभी चलेगा जब सब जगह उसका उसकी एंट्री होगी। तो महाराष्ट्र में भी जगह जगह जो है सब लोग आए, और हिंदुत्व ने मराठीवाद का बड़ा नुकसान किया, क्योंकि मराठीवाद जब वो कहते थे बाला साहब, तो उसमें मराठियों का हित होता था कि मराठियों का भला कैसे हो। और इसके लिए वो सामाजिक कार्य उन्होंने बहुत सारे किए। शाखा प्रमुख बनाया, और उसमें ध्यान रखा कि किसी आदमी को कोई परेशानी हो तो शाखा प्रमुख उसकी उसका समाधान करे। ये भी ध्यान रखा कि जो लोकल जो पर्व त्योहार है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो कैसे सार्वजनिक स्तर पे मनाया जाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था की, हॉस्पिटल में व्यवस्था की, नौकरियों में कहा कि हमारे लोग आएंगे, वो तमाम चीजें की। लेकिन उसका मूल स्वर जो है राजनीति कम था, और समाज की सेवा ज्यादा था। हालांकि कालांतर में उसमें भी गड़बड़ियां आई, क्योंकि जब राजनीतिक आप पहलू संभालने लगते हो तो फिर आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। फिर शाखा प्रमुख भी वैसे आए जो वसूली करने लगे, और तमाम चीजें हुई।
उद्धव ने इस वक्त को पहचाना और उन्होंने कहा कि नहीं, अब केवल मराठीवाद से काम नहीं चलेगा और सबको साथ लेने वाला काम चलेगा। मुसलमानों के खिलाफ भी उस तरह के बयानबाजी उद्धव की कभी आप नहीं देखोगे। और इसलिए जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि प्रदेश की बात की जाए, प्रदेश के हर नागरिक की बात की जाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बिहारी हो, उत्तर प्रदेश का हो, साउथ इंडिया का हो, महाराष्ट्र का हो, सबका हो। और इसको लेकर के बहुत जो है उद्धव ठाकरे पे हमले भी किए गए, राज ने भी हमले किए, शिंदे अलग हुए तो यही हमला करके अलग हुआ। बाला साहब के जो सपना था उसको उद्धव ने तोड़ दिया, कांग्रेस के साथ समर्थन साथ चले गए, कांग्रेस के साथ बाला साहब भी गए थे, इमरजेंसी का दौर याद कीजिए। तो बाला साहब जो है इमरजेंसी के समय उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया और कहा था कि सही है। बाला साहब में एक खास बात थी, बाला साहब लोग जो साथ बैठे लोग होते थे उनकी राय लेते थे, सुनते थे, फिर अपनी बात कहते थे। मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, सामना शुरू हो रहा था, मैं एक प्रसंग जान के सुना रहा हूँ यार। तो हम 3-4 लोग बैठे हुए थे, संजय निरुपम भी थे कि वही एडिटर थे, मैं था और एक आध साथी हमारे और थे। तो बाला साहब ने पूछा कि तुम्हारे अखबार की क्या पॉलिसी, कैसा अखबार निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या तुम्हारी नीति क्या होगी। पहले मुझसे ही पूछा उन्होंने। मैंने कहा कि उस समय एक अखबार यहाँ से निकला करता था, महानगर। तो मैंने कहा कि महानगर के जब पत्रकार जाते हैं तो वो कहते हैं कि उस समय दंगे का समय था, लोग भाग रहे थे, बम विस्फोट हुआ था और दंगा हुआ था, तमाम बाबरी मस्जिद के बाद का काम था। तो मैंने कहा कि जब उनके लोग जाते हैं तो लगातार ये होता है कि वो लिखते हैं कि मोहम्मद भाई सलमा खातून भागते हुए मिले, उनको भागते हुए कोई रामविलास और कोई सुषमा नहीं मिलते हैं, तो हम जाएंगे तो हम भी आधा सच दिखाएंगे। तो बाला साहब ने कहा कि करेक्ट, ये पक्ष भी आना चाहिए, वो पक्ष दिखा रहे हैं, हम ये पक्ष दिखाएं। लेकिन हमने जब अखबार में काम किया तो हमें कहीं उन्होंने बंदिश नहीं लगाई और हमने हमेशा ये रखा कि मुसलमानों के खिलाफ ही नफरत का भाव न खड़ा किया। बाला साहब खुद मुसलमानों के खिलाफ, मैं एक और उदाहरण दे दूंगा। एक बार मैं गया वहां पे तो देखा कि एक महिला बैठी हुई है, बुरके वाली महिला, रो रही थी। वाला साहब ने कहा रो मत, क्या हुआ बताओ। तो बताया कि सर साहब, मैं बांद्रा में रहती हूँ, यहाँ एक स्कूल है, वहाँ मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि ये तुम मुस्लिम हो और तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा, तो मेरे घर के पास स्कूल है, मैं कहाँ अपने बच्चे को दूर कैसे भेजूं, गरीब महिला। तो उन्होंने कहा कि जो है ठीक है, स्कूल का नंबर है कुछ। बोला हाँ ये नंबर है तो फोन लगाया, बाला साहब ने खुद लगा, उनके पास सेक्रेटरी उनके पास, लेकिन उस कमरे में मैं, वो महिला, उसका एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में और बाला साहब, छोटा सा कमरा अभी भी है वो, उसमें बैठते थे। राइट साइड उनके जो है टेलीफोन फैक्स वगैरह सब रखा होता था। उन्होंने फोन उठाया और लगाया फोन और कहा हेलो, मैं बाला साहब बोलते हैं। अब उधर क्या होगा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा जाओ, रो मत, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो ये भी एक उनका ये था और उद्धव ने उसी को फॉलो किया। और कहते हैं कि बाला साहब के जो पिताजी थे प्रबोधन कार ठाकरे, वो सामाजिक व्यक्ति थे, वो सावरकर के विचारों के समर्थक नहीं थे, और वो जो भारत का संविधान है उस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे। उद्धव भी यही किया, उद्धव ने सबको साथ लिया, प्रांतवाद को भी झटक दिया उन्होंने, और ये उनकी कमजोरी मानी गई। राज ठाकरे ने भी बहुत उनको कहा, बीजेपी ने तो कहा ही, और शिंदे तो उसी धारणा पे अलग हुए। और जब शिंदे अलग हुए तो लगा बीजेपी को, या बीजेपी के जो भक्त हैं उनको लगा कि ध्वस्त हो गया, अब कब्जा हो गया, कांग्रेस तो है नहीं। और बाल ठाकरे की वजह से सब था, तो बाल ठाकरे के बेटे चले गए उधर कांग्रेस की तरफ, तो अब तो खत्म कर दिया, हिंदुत्व के अकेले मालिक हो गए, शिंदे को तो कभी निपटा देंगे। लेकिन हुआ क्या, लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटें आई उद्धव को, विधानसभा चुनाव में गड़बड़,
गड़बड़ी के कई कारण हैं, हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि उद्धव और राज दोनों आमने सामने थे। राज ने भी हर जगह सीटें अपने उम्मीदवार खड़े किए, और राज और उद्धव के अलग अलग लड़ने का एक नुकसान हुआ उद्धव ठाकरे कि शिंदे को ज्यादा सीटें आ गई। नहीं तो खास करके मुंबई में इतनी सीटें नहीं आती शिंदे। और ये इन लोगों ने महसूस किया, राज और उद्धव दोनों ने महसूस किया कि अगर दोनों भाई लड़ते रहे तो फिर बीजेपी निपटा देगी। शिंदे तो निपटे हुए, शिंदे का अपना कोई अस्तित्व है नहीं। जब वो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, वो सत्ता से बाहर आएंगे तो उनके लोग जो है इधर उधर कहाँ जाएंगे पता नहीं। और ये 29 पार्षदों को जो उन्होंने होटल में बंद कर रखा है, वो उसका संकेत भर है। राज और उद्धव दोनों साथ है। कई लोग हालांकि मानते हैं कि राज और उद्धव के साथ आने से दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, और नहीं तो अगर कांग्रेस अगर गठबंधन किया होता तो बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आती। ये हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक तो कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था। राज वाले प्रसंग को बहुत उभारने की जरूरत थी, क्योंकि राज और कांग्रेस एक पिच पे हमें दिखाई पड़े उस समय जब उन्होंने अडानी को निशाना बनाया। राज ठाकरे की पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को या दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं, और वो ऑफिस जा करके, वो ट्रेन में, वो दुकान पर, वो सड़क पर, वो गलत है। आप चार आदमी को मार करके मराठी भाषा का कल्याण नहीं कर सकते। चार गरीब आदमी की पिटाई करते हैं, उससे क्या होगा? आपको मराठी भाषा को अनिवार्य करना है तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ के महाराष्ट्र के विधानसभा में ये कानून पास हो कि ये वहाँ केवल मराठी बोलेगा वही रहेगा, बाकी न रहे, बाकी को रहने का अधिकार नहीं है, या सबको मराठी सीखना अनिवार्य है। इस प्रदेश में जो भी आएगा वो मराठी बोलेगा। वो राष्ट्रीय, अब आप जो है उस स्तर पर लागू कीजिए। बाकी आम आदमी जो है वो भाषा जो है अपनी पसंद के अनुसार, मतलब उसकी भाषा, किसी भाषा से उसको वो मोहब्बत नहीं, क्योंकि वहां बाई बर्थ है। राज ठाकरे अगर तमिलनाडु में पैदा होते तो तमिल बोलते, तमिलनाडु का आदमी जिससे तमिल बोलता है, तो वो यहाँ बोल जन्मे हैं तो बाई डिफॉल्ट उनको उनको भाषा आती है। खाली राज ठाकरे को थोड़े आती है। महाराष्ट्र में जितने लोग जन्मे हैं सबको मराठी भाषा आती है, जो चाहे वो सांगली में जन्मा हो, चाहे वो धुलिया में जन्मा हो, चाहे नंदुरबार में जन्मा हो, सबको मराठी आती है। ये अकेले राज ठाकरे तो बोलते नहीं, बल्कि राज ठाकरे के अपने बेटे को उन्होंने तो अंग्रेजी स्कूल मीडियम में स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मराठी जो लोकल मराठी है वो मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो मराठी भाषा को लेकर के आपका आग्रह है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए मराठी भाषा से या किसी भाषा से। आपको प्रेम है तो अच्छी बात है। मैं हिंदी बोलता हूं तो बाई डिफॉल्ट बोलता हूँ। मैं अगर गोवा में पैदा होता तो ये हिंदी नहीं बोलता, आसाम में पैदा होता तो ये हिंदी नहीं बोलता, बंगाल में पैदा होता तो ये हिंदी नहीं बोलता। मेरी पत्नी मराठी भी बोलती है, गुजराती भी बोलती है, चूंकि महाराष्ट्र में मुंबई में पैदा हुई हो तो गुजराती भी बहुत बढ़िया बोलती है, मराठी भी बहुत बढ़िया बोलती है। मेरी पत्नी राजस्थानी बहुत बढ़िया बोलती है, और जोन वाइज गुजराती बढ़िया बोलती है, जोन वाइज वो बढ़िया बोलती है। मेरा छोटा भाई जो जिसने मराठी लड़की से शादी की है वो बढ़िया मराठी समझता है, मराठी मराठी बोलता है, उसके बेटे मराठी बोलते हैं। मेरा बेटा भी यहाँ बड़ा हुआ है, मराठी बोलने लगा है। तो ये कोई प्रेम की भाषा के तहत की संस्कृति, और अब संस्कृति वगैरह तो अब रहने दीजिए, हो गया संस्कृति, जो होना था संस्कृति का हो गया है। देखिए भारतीय संस्कृति कितनी मजबूती से बीजेपी उसका पालन कर रही है, हम देख रहे हैं कि बनारस में किस तरह से बनारस की संस्कृति का बंटाधार किया जा रहा है, गलियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और धमका भी रहे हैं। मुख्यमंत्री धमका रहे हैं कि एआई वाला फोटो अगर तुम लोग दिखा रहे हो तो जेल में बंद कर देंगे, कई लोगों पे मुकदमा भी कर दिया। खींच रहे हैं वो धर्माचार्य जो है, शंकराचार्य है, उनको धक्का मुक्की उनके साथ कर रहे हैं, उनके लोगों को पीट रहे हैं। ये देखिए हिंदू संस्कृति का कितना सम्मान कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। लेकिन खैर मैं वापस पॉलिटिक्स पे आता हूँ। देखिए आप यहाँ पे आते हैं जब मुंबई में फिर बात करने लगते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि हमने ठाकरे का किला ध्वस्त कर दिया, तो 65 सीटें और 7 राज, 72 सीटें ठाकरे के घर में है। आपके शिंदे साहब के घर में कितनी सीटें हैं? वो घर में कहाँ है, वो तो होटल में है। वो होटल में 29 सीटें क्यों है? ये बीजेपी के लोगों को समझ में आ गया है। नैरेटिव गढ़ रहे हैं दूसरा, लेकिन नैरेटिव ये है, अजीत पवार और शरद पवार गायब हो गए।
और अजित पवार और शरद पवार का गायब होना ये संकेत है कि आने वाले समय में बीजेपी की असली चुनौती जो है कांग्रेस और शिवसेना से। और उनके गायब होने की भी वजह है, जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने मंच पर अडानी वाले प्रसंग को उभारा, राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी वाले प्रसंग को लगातार खड़ा किया, उसमें शरद पवार अडानी की तरफ हमेशा दिखाई पड़े। और महाराष्ट्र के लोग, ये संकेत है कि महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग ये समझ गए हैं कि अडानी यानी बीजेपी, बीजेपी यानी अडानी। अडानी का जो ये विस्तार है, एक अधिकार जो बन रहा है हर जगह, वो गलत है, ये आम आदमी भी मानने लगा। इसलिए 2,869 सीटों में से जो 29 महानगर पालिका के 2,869 सीटें थी, उनमें से 1,425 सीटों पर ही बीजेपी और उनके साथियों को जीत मिली। अकेले बीजेपी भी नहीं, आधी सीट भी नहीं ले पाई है बीजेपी। आधी सीट से कम में बीजेपी और उनके अलायंस है। विपक्ष में ढेर सारी पार्टियां हैं, एंटी बीजेपी या बीजेपी के अपोजिट जो है कई पार्टियां। तो ये संकेत है कि बीजेपी का गढ़ जो है नहीं बना है महाराष्ट्र। सरकार जो है महाराष्ट्र की जो सरकार है, देवेंद्र भाई की सरकार, उसमें दो बैसाखी है, एक शिंदे है और एक अजित पवार है। दोनों बैसाखियों की स्थिति कमजोर हुई है और इस बात से दोनों नाराज। शिंदे भी नाराज है, अजित पवार भी नाराज है। उन दोनों को लग रहा है कि बीजेपी ने उनके जो दीवार है उसमें गड़बड़ी की है, छेद किया है। शिंदे तो फिर भी बच गए और जो ठाणे है वहां उनका मेयर हो जाएगा, लेकिन अजित पवार का कहीं कुछ नहीं, शरद पवार का कहीं कुछ नहीं, हर जगह गायब हो गए। कांग्रेस पार्टी भी 2-3 जगह है अपना मेयर बनाने में कामयाब। उद्धव ने अपनी मजबूत स्थिति साबित कर दी है। परभनी में उनका भी, परभनी में मनी मेयर जो है वो शिवसेना उद्धव का मेयर होगा। तो इसमें सबसे घाटे में एक तो पवार रहे, दोनों चचा भतीजा। अब दोनों चचा भतीजा साथ आने वाले हैं, लेकिन देखिए कितना इस्तेमाल किया बीजेपी ने साम दाम दंड भेद, और वो एक्सपोज हो गया हर जगह। एक सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए यही है कि जब तोड़ा उद्धव को, तो उद्धव को तोड़ दिया और शिंदे को ले आए साथ में। लेकिन शिंदे को केवल नहीं रखा, पवार को भी तोड़ दिया, अजित पवार को ले आए साथ में, ताकि शिंदे अपनी न दिखा सके दबदबा, ब्लैकमेल न कर सके उस तरीके से कि हम हट जाएंगे, हम हट जाएंगे। और पता था कि किसी भी समय जो है वो शिव सैनिक वापस जा सकते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ज्यादा है। तो आज भी उनके साथ जो लोग हैं वो बाला साहब के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। इसलिए बाला साहब का फोटो अभी भी लगा के घूम रहे हैं सिंधु। उनका जो चुनाव चिन्ह है, उनकी जो पार्टी का नाम है, वो सब बाला साहब का दिया हुआ है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव ने बताया कि बाला साहब के असली उत्तराधिकारी उद्धव है। और जो राज को साथ लिया, उसमें एक मैसेज दिया है महाराष्ट्र के लोगों को कि मराठी वोटों का बंटवारा न हो। मराठी वोटों का बंटवारा विधानसभा में हुआ, खास करके मराठी वोटों मतलब जो बाला साहब के जो वोटर हैं उनके वोटों में बंटवारा हुआ। इसकी वजह से उद्धव की सीटें कम आई और ये राज और उद्धव ने पहचाना, दोनों साथ आए। नगर सेवक वाले चुनाव में भले राज को कम सीटें आई, लेकिन उद्धव को जो सीटें आई उसमें बड़ा हिस्सा रहा कि मराठी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। अगर राज अलग लड़ते तो उद्धव को ज्यादा नुकसान होता। नुकसान एक हुआ है कि हिंदी वोटों का या नॉन मराठी वोट जो है बहुत कुछ शिफ्ट कर गए, इधर उधर चले गए। लेकिन फिर भी उद्धव ने जो कहा कि इतनी बड़ी जो जीत मिली है हमको, उसमें गैर मराठी वोटों का भी हिस्सा है। ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है राज भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में और भी जगह जहां मनसे ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, कहीं सफलता नहीं मिली। इसका मतलब मराठी लोग भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप जो है मराठी बात के नाम पर जो है वो भाषणबाजी करें, मारपीट करें। फिर देखिए कांग्रेस के जो सीटें मिली है, 24 सीटें आई हैं और कांग्रेस ने अपनी स्थिति बनाए रखी। हालांकि कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं आए, कांग्रेस ने पैसा भी उस तरह से खर्च नहीं किया। अपने नगर, हमारे हमारे ही परिचित है, एक बगल में, बगल वाली गली में रहते हैं
वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके नगर सेवक है, तो वो मिली महिला महात्रे है। उन्होंने कहा कि पार्टी पैसा नहीं दे रही थी, तो मेरे पास पैसा इतना नहीं था कि मैं लड़ सकती थी चुनाव। मैंने कहा इतना पैसा दीजिए तो मैं चुनाव लड़ूंगी, नहीं दिया तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो साथ खड़ी थी शिवसेना के साथ। तो ये लेकिन एक और मैसेज है, देखिए 29 जो नगर सेवक उनके वहां बंद है होटल में, जिसको कहा शिंदे साहब ने कि ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अरे ट्रेनिंग तो 227 नगर सेवकों को मिलनी थी, अगर ट्रेनिंग की बात है तो। और उनको होटल में क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं और ट्रेनिंग दे सकते थे। तो उनको खतरा है, एक तो खतरा है कि शिव सैनिक टूट सकते हैं, जो उनके हैं नगर सेवक टूट सकते हैं, क्योंकि जो नए नगर सेवक बन के आए हैं उनको ईडी सीबीआई से डरा नहीं सकते आप, वो डरेंगे भी नहीं। एक तो ये है। दूसरे सारे जो नए लोग होते हैं उसमें एक एनर्जी होती है, कुछ आगे करना होता है, वो जल्दी करप्ट नहीं होते हैं। नए लोगों को करप्ट करने के पीछे दूसरे कारण हो सकते हैं, उस तरह सभी करप्ट नहीं कर सकते। तो इनको डर है कि कुछ नगर सेवक अगर इधर से उधर चले गए, 5 भी चले गए तो खेल गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बहुमत 114 का है, वो भी सामान्य बहुमत, 4 ज्यादा है, 118 सीटें इनके पास है। 3 और अगर अजित पवार की पार्टी का भी मिला दीजिए तो 200 एक तो है, हो जाते हैं 121 हो जाते हैं। तो ये खतरा है, लेकिन असली खतरा ये है कि अभी आज कितना तारीख है, 20 तारीख है, 22 तारीख को आरक्षण वाला फैसला होगा। और जो नगर विकास मंत्री, हालांकि नगर विकास मंत्री खुद है शिंदे भाई, तो नगर विकास मंत्रालय की देखरेख में लॉटरी निकलेगी और उस लॉटरी में तय होगा कि ये जो मुंबई की मेयर की जो सीट है वो किसके लिए आरक्षित होगी। जनरल सीट होगा, महिला सीट होगा, महिला सीट में किसके लिए होगा, ओबीसी के लिए होगा या जनरल के लिए होगा, एसटी सीट होगा या एससी सीट होगी, ये सब सारी चीजें उसमें पता चलेगा। अब पेच ये है कि अगर कल अगर डीवी लाइव आप लोगों में से कोई अगर देखते होंगे तो डीवी लाइव पे कल मैंने ये बात उभारी भी थी कि अगर शेड्यूल ट्राइब सीट अगर हो गया मुंबई मेयर का, तब क्या होगा। क्योंकि मुंबई मेयर के शेड्यूल ट्राइब अगर होता है तो 2 ही सीट है शेड्यूल ट्राइब की, और दोनों पर उद्धव की पार्टी की जीत हुई है। तो ये बड़ा पेच है, फिर तो ऐसे ही वो पिछड़ जाएंगे। फिर एक ये भी है कि जो मेयर का चुनाव होता है वो अब नगर सेवक मिल करके मेयर चुने, किसकी पार्टी का किसकी पार्टी के ज्यादा है वो बैठ करके मेयर नहीं चुने, सब मिल करके मेयर चुनेंगे, और सब मिल करके जो वोटिंग होगी उसमें किसको ज्यादा वोट मिले उस पे मेयर बनेगा। अब यही सबसे बड़ा टेंशन का काम है उनके लिए, बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर शिवसेना ने भी उतार दिया अपने मेयर के कैंडिडेट, जो उतारेंगे ही, तो जो उद्धव ने कहा है कि देव ने अगर चाहा तो हमारी पार्टी का मेयर होगा, वो इसीलिए कहा। और वैसी स्थिति में अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो खेल बीजेपी का जो है फाख्ता हो जाएगा। ये है बीजेपी का डर कि जीत लाए हैं लेकिन मेयर अगर नहीं बना मुंबई का तो क्या होगा, ये बड़ा है। और चूंकि राज भी साथ में है, तो जो बीजेपी अब तक करती रही उद्धव की पार्टी के साथ वो करना आसान होगा नहीं, क्योंकि राज उस तौर पे उनके कार्यकर्ता जाने जाते हैं अपनी खास शैली के लिए। राज ने अब तक वो शैली छोड़ी नहीं है। अब ये कहें कि बीजेपी वाले के साथ पास सत्ता है वो भी रिटेलिएट करेंगे, बड़ा आसान काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। उद्धव जो है वो शांत प्रवृत्ति के आदमी है, राज शांत प्रवृत्ति के आदमी नहीं है। और दोनों भाई साथ आकर के ये समझ गए हैं कि दोनों भाई साथ रहेंगे तभी चलेगा, तभी आगे सत्ता रहेगी, क्योंकि दोनों बच्चों का भविष्य है।